और कुछ नए होम्योपैथ उनको ब्लूमिंग होम्योपैथ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये सेशन हमारा मुश्किल से 30-25 मिनट का रहेगा। उसके बाद हम समापन की घोषणा करेंगे और सबके सर्टिफिकेट्स और जो उनके गिफ्ट्स हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थोड़ा सा समय हमें, बस थोड़ा सा समय और चाहिए प्लीज़। मैं बहुत कम शब्दों में अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगा और बहुत शॉर्ट में, लेकिन बहुत कड़वा आदमी हूँ, पिटने लायक हूँ। मैं ऐसी बात बोलूँगा जो शायद बहुत लोगों को बुरी लगेगी, तो उसको फिलहाल अकेले में बात करके मुझे पीट लीजिए, सबके सामने नहीं। होम्योपैथी इन मॉडर्न कंसेप्ट्स, अभी हमने अपने विद्वान वक्ताओं को सुना, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई, उसका एक शॉर्टकट निकाला। इतनी मेहनत क्यों करें जब पकी पकाई मिल रही है, तो क्यों मेहनत करनी। अगर होम्योपैथ रिसर्च नहीं करते, अगर रिसर्च करते हैं तो शेयर नहीं करते, दूसरा होम्योपैथ आगे ना बढ़ जाए। बम्बई में बैठा हुआ होम्योपैथ अच्छी दवाई दे रहा है, तो अगर मेरा सीक्रेट उसको पता लग गया, उसकी प्रैक्टिस और बढ़ जाएगी। अगर उसकी बम्बई में बढ़ेगी, काशीपुर में या दिल्ली में थोड़ी बढ़ेगी। डॉक्टर राजेश सिंह जी की अच्छी बात कहते हैं, भाई उसकी एरिया की बढ़ेगी, क्या उससे शेयर करवाने में क्या नुकसान है। तो ये मैं आपको उनकी दूसरी एलोपैथी वाले जो रिसर्च करते हैं, उनकी पकी पकाई चूरी करके उनका बाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हनीमैन ने अपने 6th एडिशन में एक चीज़ लिखी थी, बहुत शॉर्ट में देखिए। ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग इज कंप्रोमाइज इन द 3 फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? सबसे पहले देखिए कि डिजीज़ क्या है, उस डिजीज़ में क्योरेबल क्या है। दूसरा देखिए मेडिसिन क्या है, रेमेडी क्या है, और उस रेमेडी में क्योरेबल क्या है। तो उसके मिनिमम मिल गए। डिजीज़ क्या है और उस पर डिजीज़ में क्योरेबल क्या पार्ट है और क्या पार्ट इनक्योरेबल है, हमारे पास का है या नहीं है। बना डालो कुछ ऐसा होगा कि व्हाट इज क्योरेबल इन रेमेडी, हम कौन सी रेमेडी कब यूज करेंगे, फिर कौन सी पोटेंसी करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे, कब करेंगे, रात में दिन में, वो कुछ भी करेंगे, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पूरा चार्ट भी दिखाया भाई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक शब्द होता है डायग्नोसिस। ये एलोपैथी वाले बड़ा इस्तेमाल करते हैं, होम्योपैथी में तो पता ही नहीं क्या होता है। पेट में गुड़गुड़ होती है, अंग्रेजी में भी होती होगी, हिंदी में भी होती है। उसके बाद पेट में कुछ अजीब सा लगता है, फिर पेट में हॉल सी उठती है। ये हिंदी के वर्ड जो पेशेंट बोलता है। पेट को दबाता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, लेटता हूँ तो ठीक हो जाता है, गैस पास होती तो भी आराम हो जाता है, सो के उठता हूँ तो और ज़्यादा होता है। ठीक है, अरे सीधा बोलना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का पेशेंट है मेरे भाई, इतना लंबी चौड़ी क्यों टाइम वेस्ट है, उसे भी IBS बोलो, क्या ज़रूरत है सोचने की। तो अगर हम डायग्नोसिस कर लें तो छोटे सी बात पे हम बहुत कुछ कह सकते हैं। जैसे डायग्नोसिस मीन्स द आर्ट एंड एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिजीज फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स से हमने डायग्नोसिस बना लिया। उस डायग्नोसिस को एक टर्म दे दिया छोटा सा, पेशेंट आके बोलता है क्या हो गया, TPD हो गई, और ये आसान हो गया, सब पता है, इसको बर्थ आते हैं, एसिडिटी हो रही है, हार्ट वर्क हो रहा है, सारे सिम्टम मिलते हो गए, क्या करना है, मॉडर्निटी ढूंढो बस। रोल ऑफ डायग्नोसिस इन होम्योपैथी इज नॉट ए न्यू आइडिया। नेक्स्ट, अब विलियम बोरिक की मैटेरिया मेडिका बिना पढ़े हुए सबके टेबल पर रखी होती है, बिना पढ़े हुए, क्योंकि प्रीफेस पहले पढ़ना चाहिए। जिसने टेक्स्ट बुक का प्रीफेस नहीं पढ़ा, बची हुई बुक पूरी रट भी लेना, इंडेक्स भी रट लें, तभी बेकार। पहले प्रीफेस पढ़ो। बोरिक ने अपने प्रीफेस में लिखा है, आपके टेबल पर रखिए तो पढ़ के देखिएगा। एलिमिनेशन ऑफ द यूजलेस में ग्रेजुअली टेक प्लेस विद द ग्रोथ ऑफ एक्यूरेट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल नॉलेज। क्या बात कही है, कैसे मैटेरिया मेडिका में जितनी फालतू की बातें लिखी पड़ी हैं, एक जरा सी एब्रोडेनम को 4 पेज दे रखे हैं, 1.5 लाइन की एब्रोडेनम होनी चाहिए कि इसमें ये हो तो एब्रोडेनम है, वरना है ही नहीं, कतई नहीं, ये होना चाहिए। अब एब्रोडेनम सूखता रहता है, खाता रहता है, इसकी लटक जाती है, ये हो जाता है, बच्चा और सीधा वो मेरास्मस खत्म। मेरास्मस हमें पता होना चाहिए, ये हमने सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़े हैं, मेरास्मस हमने क्यों पढ़ा, फर्स्ट ईयर से सेकंड लास्ट ईयर तक हम पढ़ते चले गए। तो इसने करेंगे जब मेडिसिन पेशेंट को हम देना चाहेंगे या पेशेंट की केस टेकिंग करेंगे तो मेरास्मस दोबारा से पढ़ना पड़ेगा ना, ये नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, द वास्ट एंड extremely elaborated text in the available books of homeopathy often causes difficulty for the beginners as well as to the practitioner running short of time for reading, revising and applying.
नाउ वी शुड एलिमिनेट इनसिग्निफिकेंट बैकग्राउंड एंड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम रेमेडी पोर्ट्रेट्स। क्या बात की है बोरिक साहब ने, रेमेडी पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बना रखी है, पहाड़ हैं, बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, नदी बह रही है, झोपड़ी है, कौवा उड़ रहा है। अरे हमें ज़रूरत क्या है उसमें देखने की, हम क्या देखना चाहते हैं? हम ये दिखाना चाहते हैं ये पेंटिंग किसी ऐसे पहाड़ की है जहाँ नदी भी बहती है और वहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो साफ लिखो ना, कोई हिल स्टेशन लिखो, छुट्टी करो, ये मतलब विद रिवर लिख दो, इतना कर सकते हैं, विद कौवा लिख दो, यही तो कर सकते हैं। उसे इतना लंबा चौड़ा बनाने की क्या ज़रूरत है? उसमें आसमान में बादल भी हो रहे हैं, ये अरे उधर घास भी है, उधर पेड़ भी खड़ा हुआ है, और धोखे से पता लगा पहाड़ पे खजूर का पेड़ खड़ा कर दिया। गलतियाँ तो होंगी जब गलत काम करेंगे, तो इतने लंबे पोर्ट्रेट्स की ज़रूरत नहीं है। मैं से एक्सप्लेन करता हूँ एक लाइन। बहुत पुराना किस्सा, द्रोणाचार्य जी शिक्षा दे रहे थे कि चिड़िया की आंख में जो है तीर मारना, किसी से नहीं लगा। अब जब अर्जुन को दिया, उससे पूछा, अर्जुन पहले और उससे पूछा भाई तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोला साहब पेड़ है, उसे पत्तियां हैं, शाखाएं, उस शाखा पे चिड़िया बैठी है, उस चिड़िया की एक आंख है, उस आंख के अंदर मुझे बाढ़ मारना है, लगा ही नहीं। अब अर्जुन का नंबर आया, उसने फटाक से मार दिया। बोले भी तुमने कैसे करा, तुम्हें क्या क्या दिखा? बोले एक आँख थी, उसने मार दिया, मुझे क्या पता बाकी क्या है, मुझे तो अपने काम से मतलब है, फालतू की बात में क्यों करूँ? उसे टारगेट दिया कि मुझे केवल आँख दिखाई दी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया इसके अंदर। दिस इज़ होम्योपैथी। हमें सिर्फ टारगेट दिखना चाहिए, मिनिमम दिखना चाहिए। पहले क्या है, इस बीमारी को मैं ठीक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, होम्योपैथी से। सर्जिकल तो नहीं है, इनक्योरेबल तो नहीं है। दूसरा, रेमेडी जो मैं दूंगा वो मुझे पूरी आती है नहीं आती है, मैं उसका सिलेक्शन कर पाऊँगा सही पोटेंसी में, सही डोज में, या नहीं कर पाऊँगा। तो जी तीसरा, जो रेमेडी का सिमिलम है वो एक्यूरेट है या नहीं, और टाइमिंग सही है या नहीं। अर्जुन की आँख देखो, अब इसमें क्या है, लुकिंग एट सेवरल डिजीजेज रेमेडीज एट ए टाइम। पहले वाले ने क्या करा, तमाम बीमारियां दिमाग में आ रही हैं, पेशेंट बोला साहब यहाँ खुजली होती है, यहाँ दर्द होता है, बीमारियां घूम रही हैं, अच्छा ये हो सकता है, वो हो सकता है। फिर दवाइयाँ घूमनी शुरू होती हैं, रस्टॉक्स दूंगा। एक बार बोलोसिन से ठीक करा था, उसने टेल्यूरियम से ठीक करा था, पेशेंट बोल रहा है उसकी दवाइयाँ बीमारियाँ घूम रही हैं, वो जगत पब्लिक हो गई। दूसरा कैसा है, लुकिंग एट सिमिलर डिजीज रेमेडीज एट ए टाइम भी बेटर। उसे लग रहा है कि हाँ इसने पेट की बात की है तो कोई पेट की ही बीमारी होगी, वो उसका नीरो उसके दूसरी बीमारियों के बारे में बात नहीं कर रहा, उसको कम से कम पेड़ गायब करा, उसको चिड़िया रह गई, कम से कम पेड़ तो हटाया। तीसरा था, उसने केवल आँख दिखाई दी। बोले पेशेंट आया, अच्छा किस चीज़ का पेशेंट है? स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। सारे सिम्टम पहले मिल गए। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम तो कॉमन सिम्टम्स है, सबको पता है, लेकिन कैसे शुरू हुआ? बोला जब से माँ मरी तब से हो गया। तो इग्निशिया दो ना, तो क्या जरूरत है ड्रामा करने की, इसका पूरा पूछने के लिए भी? तो ये भगवान से बातें करते हो, हाथ ऐसे करके बैठ जाते हो, अरे ये तो सब होता ही है भैया, क्यों टाइम वेस्ट करना? ये बोरिक साहब की बात है। आगे चलो, अब पॉकेट मैनुअल ऑफ मैटर बोरिक फिर से बोलते हैं कि मैं बोल चुका हूँ उसके शॉर्ट में कि जो बल्कि मटेरियल है उसको हमें हटा देना चाहिए। जैसे हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स, एलेंस एनसाइक्लोपीडिया पढ़ के दिखा दो, एक बुक एक चैप्टर उसका खोल लो, कोई रेमेडी। मतलब मैं चैलेंज करता हूँ, अगर पूरी कोई रेमेडी पढ़ दे एक बार में, 3 दिन का समय दिया, नहीं पढ़ेंगे बोर हो जाएगा, क्योंकि पहली रात को ये हुआ, इतने घंटे बाद ये हुआ, इससे क्या मतलब है? सीधी बात करो, ये रेमेडी इस समय देनी है और इस समय नहीं देनी। नेक्स्ट, हनीमैन अपोरियो 3 से 4 में लिखा, 6th एडिशन की बात कर रहा हूँ। इफ द फिजिशियन अंडरस्टैंड्स व्हाट इज क्यूरेबल इन डिजीज एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज क्यूरेटिव लिमिट, डिस्कस कर चुका हूँ कि जब डिजीज की क्यूरेबिलिटी और रेमेडी की क्यूरेटिव पावर। नेक्स्ट, मेंटेनिंग कॉज और रह गया, मेंटेनिंग कॉज और ढूंढो। भाई मेरी कमर में दर्द रहता है, क्या काम करते हो भाई? मैं जो जब जागरण होता हूँ तो शेर बनता हूँ, सारी रात ऐसे ही बैठा रहता हूँ। अगर हो गई होगा भाई, शेर बनना छोड़ देना जागरण में, ऊपर से देवी बैठ जाती है, तब तो होगा। हनीमैन ने अपोरियो 5 से 7 में क्या लिखा, पे अटेंशन टू द एक्साइटिंग कॉज। सबको पता है एक्साइटिंग कॉज अगर है उसे हटाना पड़ेगा। आँख में कचरा गिर गया, उसे हटा दो, ठीक हो जाएगा। There is no need for metaphysical speculation. Diseases are the totality of perceptible symptoms. To cure, you only need to treat the totality
नॉट सिम्टोमेटिक वेरिएशन, एक सिंगल सिम्टम इज नॉट ए डिजीज। फिर वही बात आई, सिंगल सिम्टम डिजीज नहीं है, सेट ऑफ साइन एंड सिम्टम डिजीज है, और डिजीज है तो उसका कोई नाम होगा, नाम का मतलब वो डायग्नोसिस हो गया। हम डायग्नोसिस क्यों नहीं कर रहे? द डायग्नोसिस क्यों जरूरी है मैं बताता हूँ शॉर्ट में। डायग्नोसिस इज नेसेसरी फॉर सेलेक्टिंग द केस। प्रॉपर डायग्नोसिस इज मस्ट फॉर टू डिसाइड द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। हमें करना क्या है पेशेंट के साथ, हमें एक्सरसाइज बतानी है, डाइट सही करनी है, उसका रहन सहन ठीक करना है, उसको एक्सपोजर से बचाना है, या मेडिसिन देनी है, या सर्जरी करनी है। दूसरा एलिमिनेशन ऑफ केसेस, क्या होगा कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है, मैकेनिकल मैनेजमेंट से ठीक, फिजियोथेरेपी से ठीक होगा, या दवाई से ठीक होगा। नेक्स्ट, डायग्नोसिस हम प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बना सकते हैं। जब ये पेशेंट आएगा, इसको हम, या इसकी ये कंप्लेंट्स हैं, इसको ये पर्टिकुलर सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, इसको 4 डिजीज़ में से कोई एक डिजीज़ है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ गया, हमने इन्वेस्टिगेट किया, टेस्ट कराए, उसकी रीडिंग निकाली, डायग्नोसिस बना लिया। अब हम आ गया, जो फालतू के सिम्टम सारे गए, स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, न्यूरोपैथी हो रही है, राइट साइड का ब्रैकियल्जिया भी है, और हाथ में झंझनाहट भी है। हाथ में सब झंझनाहट होती है, ठीक है साहब, यहाँ से दर्द आता है, कंधे में आता है, हाथ ऊपर नहीं उठता, ऐसे गर्दन गाँव खटखट बोलती है, ऐसे करो चक्कर आ जाता है। अरे भैया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का राइट साइड ब्रैकियोपैथी हो गया, इसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं सोचना है, उसमें हमें करना क्या पड़ेगा, इस सिम्टम से कुछ नहीं होने वाला, दवाई यहाँ की चाहिए, यहाँ की नहीं चाहिए। सेंसेशन कोई पेक्यूलियर मिल गया, उससे हम गाइड मिल सकती है कि ये पर्टिकुलर सेंसेशन उस रेमेडी में था जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करती थी। तो नॉलेज ऑफ रेमेडी जो पहले बोला मैंने। इसके बाद डायग्नोसिस इन द केस विद मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट गिव्स हिंट टुवर्ड द एरिया ऑफ सिवियरिटी एंड हेल्प इन इश्यूज ऑफ ट्रीटमेंट। ये बात अभी मैंने कर दी कि अगर कई सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए तो हमें ये पता लग जाता है सीट ऑफ एक्शन, सीट ऑफ डिजीज, रूट कॉज कहाँ पर उसका है, उसको हम ट्रीट करेंगे। इन एक्यूट एंड क्रोनिक मैनिफेस्टेशन सेपरेशन ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ 2 इज पॉसिबल थ्रू द नॉलेज ऑफ डायग्नोसिस। इनको मैं बात कर ही चुका हूँ। नेक्स्ट, डायग्नोसिस से हमें पता चल जाता है कि पैथोलॉजिकल कंस्टिट्यूशन टेंडेंसी क्या है, और वो ट्रीटमेंट कंस्टिट्यूशनल देना है, मियाज़मेटिक देना है, पैलिएटिव देना है, या सर्जिकल देना है, या रेफर करना है, ये हमें पता चल जाता है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करने से हमें क्या पता चलता है कि डिजीज़ कन्फर्म हो गई, उसकी डेप्थ कितनी है, क्रोनिसिटी कितनी है, क्यूरेबिलिटी कितनी है, डैमेज कितना हुआ है, और कल को जब फॉलोअप पे पेशेंट आएगा तो कितना ठीक हुआ है, रिपोर्ट ही बताएगी। टू डिसाइड द करेक्ट डाइट एंड रेजिमेंट विद जनरल मैन, ये मैं बात बता चुका हूँ, उसकी डाइट ठीक करेंगे, उसका रेजिमेंट ठीक करेंगे। डायग्नोसिस से हम सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में बड़ा फर्क पड़ता है। द इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम फ्रॉम द नॉलेज ऑफ डायग्नोसिस वी कैन सेपरेट सिम्टम फ्रॉम द डिजीज फ्रॉम इट सिम्टम ऑफ द पेशेंट। डायग्नोसिस से ही पता लगेगा ये डिजीज़ के सिम्टम बता रहा है या अपने इंडिविजुअल सिम्टम बता रहा है। तो डिजीज सिम्टम को तो आप अलग कर दीजिए, पहले बोले और बोल इसको छोड़ और बता, जो और में बोलेगा वो हमारे काम है। Sieving out the peculiar, uncommon, characteristic, individualized symptom from the various symptom, helping us in the assessment of the real significance of the new symptom in the course of treatment after first prescription, whether the new symptom belong to the remedy or due to the further progress of the disease. अब बीमारी बना के देंगे, टीबी के हमने 100 पेशेंट देखे या 80 देखे या जो भी देखे, डायग्नोसिस तो किया था ट्यूबरकुलोसिस, तो स्टैटिस्टिकल डाटा कैसे बनाओगे? डायग्नोसिस से। हर्पेस जोस्टर के कितने पेशेंट आए आपके पास? तब 5 पेशेंट आए थे पूरे महीने में। हर्पेस जोस्टर के आए तो आपने डायग्नोसिस लिखा ना, हर्पेस जोस्टर था। ये डायग्नोसिस से हमें स्टैटिस्टिकल डाटा बनाने में, उसकी प्रिवेंशन के लिए प्लान करने में, और जो आगे हमें गवर्नमेंट की प्लानिंग से उसमें ऐड करने में हमें हेल्प मिलती है कि इस एरिया में क्रोनिक रीनल फेलियर के केसेस ज़्यादा हैं, इस एरिया में हर्पेस के ज़्यादा हैं, इस एरिया में उसके ज़्यादा, तो उससे हमें स्टैटिस्टिकल डाटा बनाने में मदद मिलती है और उसके हिसाब से हम आगे प्लान करते हैं। नेक्स्ट, विलियम बॉयड पैथोलॉजिस्ट थे, उनकी टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी बहुत फेमस है। उन्होंने भी लिख के दिया था एक टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी में, मैन इज मोर देन द सम ऑफ पार्ट्स, देर आर नो डिजीजेस बट ओनली सिक पीपल, फॉर दिस इज द ग्रेट एरर ऑफ आवर डे इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट फिजिशियन सेपरेट द सोल फ्रॉम बॉडी। मतलब एक पैथोलॉजिस्ट टेक्स्ट बुक में प्रिफेस में लिख के जाता है कि सम ऑफ जो पूरी जो मैन है
वो एज ए होल मैन है, उसके पार्ट्स को मत देखो कि उसकी नोज में ये है, उसके ईयर में ये है। तो वो कहता है फिजिक को सोल से सेपरेट मत करो। वो बिल्कुल होम्योपैथी वाली बात उन्होंने कही। क्लार्क ने भी इसी तरह से कहा था कि एग्जैक्ट सिमिलम जब ना मिले तो सिमिलर दे दो। जो मोस्ट हम क्या करते हैं, सिमिलम रेमेडी हम किसी को दे ही नहीं पाते, रेयरली एक्सीडेंटली आती है। एक बात तो हम कहते हैं कि नो टू पर्सन्स आर अलाइक, इवन ट्विन साइड नॉट अलाइक, ये सब बातें हम करते हैं। और जो सिमिलम रेमेडी निकलेगी फिर तो एक आदमी की एक ही दवा होगी। लेकिन एक आदमी अगर कैलकेरा कार्ब हमने डायग्नोस करें कि कैलकेरा कार्ब का कंस्टिट्यूशन है तो दुनिया में दूसरा कैलकेरा कार्ब होना नहीं चाहिए उसके बाद। तो फिर हजारों कैलकेरा कार्ब कहाँ से आ गया अपने पास? हम सिमिलम की बात नहीं करनी चाहिए, हमें मोस्ट सिमिलर की बात करनी चाहिए। हम मैक्सिमम सिमिलरिटी मिला लेते हैं, हम मोस्ट सिमिलर रेमेडी निकाल के उसे ट्रीट करते हैं। तो अगर मोस्ट सिमिलर से ट्रीट नहीं हो रहा पहली वाली से, तो सेकंड सिमिलर दो, थर्ड सिमिलर दो। इसीलिए रिकॉर्डराइजेशन करते हैं कि ये मोस्ट सिमिलर है, ये सेकंड सिमिलर, ये थर्ड सिमिलर, इस तरह करते हैं। नेक्स्ट, ये ऑर्गन एफिनिटी, कि जितना ज़्यादा डायनामिक प्लेन की बीमारी है उतना हायर डायरेक्शन में जाइए, जितना केमिकल रिएक्शंस में है या पैथोलॉजिकल इसमें है उतना लो में जाए। सिंपल सा फंडा है, मोर डायनामिक हायर पोटेंसी, और जितना पैथोलॉजिकल कंडीशन ज़्यादा है, ग्रॉस पैथोलॉजी है, लोअर में आ जाएगी। नेक्स्ट, फ्रॉम द रूलिंग्स लेड डाउन बाई सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, पेशेंट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, सबको पता ही। आगे नेक्स्ट, नेसेसरी मेजर्स, पेशेंट आया उसका SpO2 62 चल रहा है, अब हमें डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा कि इसका SpO2 लेवल डाउन क्यों हुआ। पता लगा निमोनाइटिस तो नहीं है, कोविड तो नहीं है, COPD तो नहीं है, पता लगा उससे क्या है, कोई फॉरेन बॉडी अंदर निकल गया और रास्ता चौक हो गया, वहाँ से SpO2 बढ़ा लेंगे, ऑक्सीजन लगा दें, उसको रास्ता बंद है, कोई फॉरेन बॉडी अंदर, तो डायग्नोसिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेसेसरी मेजर्स में ABC, एयरवे को हम क्लियर करें, उसका BP चेक करें, उसका सर्कुलेशन चेक करें बॉडी का, फिर हम देखें कहीं कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं जिसकी वजह से बीमार है। अगर वो नहीं है तब हम ट्रीटमेंट करें, और उसको ट्रीट करने से पहले हो सकता है कोई मैकेनिकल डिवाइस हमें देनी पड़े। अगर SpO2 ज़्यादा ही डाउन है, पहले ऑक्सीजन सपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर किसी को फ्लूइड डेफिशिएंसी हो गई, डिहाइड्रेशन में है, तो फ्लूइड देना पड़ेगा। सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में आया तो आपको ग्लूकोज देना पड़ेगा, बच नहीं सकते, तो सप्लीमेंटेशन ये होने चाहिए। नेक्स्ट, इसे भी छोड़ दो, ये भी हटाओ, ये सब बात हो गई, ये मैंने बोल दिया, हटाओ। हाँ, अब ऑक्सीजन इसमें क्या आएगा, बाईपैप मशीन, सांस नहीं ले पा रहा, बाईपैप लगा दी तो कौन सा गुना है, होम्योपैथ बाईपैप भी लगा सकता है, क्योंकि भैया एलोपैथिक हो गई, उसने तो बाईपैप मशीन लगा दी, उसके तो लंग्स फेल हो गए थे, उसे वेंटिलेटर पे लेना पड़ा। अगर होम्योपैथ पे वेंटिलेटर लगा दिया तो जेल हो गई, फांसी हो गई, क्यों एलोपैथी हो गई। वेंटिलेटर कब से एलोपैथी हो गया? वेंटिलेटर तो उसको एक डिवाइस है जो उसको मदद कर रहा है। अगर उसका सारा का सारा फ्लूइड बाहर निकल गया तो उसको जल्दी से अगर हमने IV फ्लूइड दे के बचा लिया तो कौन सा गुनाह नहीं करता। हमने मेडिसिन गलत, हमने सप्लीमेंटेशन किया है, अरे हम मेडिसिन नहीं दिए कोई, सप्लीमेंटेशन इज होम्योपैथी। ये हो गया, नेक्स्ट कर दो, इसे भी हटा दो। इसमें कुछ RTI मैंने ली थी कि हम वेंटिलेटर लगा सकते हैं या नहीं, क्या था, यस लगा सकते हैं, CCS से, और क्या फ्लूइड चढ़ा सकते हैं, क्या ब्लड चढ़ा सकते हैं। तो ये था कि हम IV फ्लूइड भी दे सकते हैं, हम IV ब्लड भी दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करिए, आराम से करिए, वेंटिलेटर लगाइए, बाईपैप करिए, कोई रोक टोक आपके पास नहीं है। नेक्स्ट, नेबुलाइजर करिए, लगाइए, डालिए। अगर खाना नहीं खा पा रहा RT डाल दीजिए, उससे खाना दीजिए, इसमें कोई पैथी नहीं है, आराम से डालिए। आगे इसको भी हटाओ। तो सिंपल सा है कि हमें हमारी सेंट्रल काउंसिल ने रूल ऐसे बनाए कि हम बहुत सारी चीज़ें हमें होनी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। आप फ्लूइड चढ़ाइए, ब्लड चढ़ाइए, वेंटिलेटर लगाइए, कोई आपको रोक टोक नहीं है, सप्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं फूड से भी और मैकेनिकल मशीनों से भी। थैंक यू, बहुत समय लिया, आगे समय कम था लेकिन मैं बहुत लंबा बोलने वाला था।